नमस्कार। कुरुक्षेत्र एक पवित्र स्थान है जहां गीता का उपदेश दिया गया और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए 50 के दशक में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आज कार्यक्रम में हमारे मेहमान हरियाणा राज्य की इसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और वो यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं। स्वागत कीजिए प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा का। प्रोफेसर साहब नमस्कार। नमस्कार। और इससे पहले कि आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आइए देखते हैं आपके जीवन की एक झलक। प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा एक शिक्षक, सिविल इंजीनियर और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति। शिक्षण, अनुसंधान और परामर्श का 33 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव। आपने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से अपने शिक्षण करियर की शुरुआत की। आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र तो हैं ही, साथ ही आपने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि प्राप्त कर आईआईटी रुड़की और एनआईटी कुरुक्षेत्र से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। अगर रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करें तो आपने 70 से अधिक एमटेक और पीएचडी स्कॉलर्स का मार्गदर्शन किया है। आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके सहित विश्व की कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज का दौरा किया। आपने लगभग 15 वर्षों तक एनसीसी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। आप युवाओं को मंच और विजन प्रदान करने के लिए धरोहर हरियाणा संग्रहालय, 1857 का संग्रहालय और युवा महोत्सव एवं राष्ट्रीय स्तरीय रत्नावली महोत्सव का भी नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही आप अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सलाहकार भी हैं। आप स्पोर्ट्स में और पेंटिंग में भी रुचि रखते हैं, जिसके चलते आपने कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी जीते हैं। कुल मिलाकर प्रोफेसर सचदेवा एक बहुत ही सीधे और सरल इंसान हैं, जिनका नजरिया बहुत ही पॉजिटिव है, जो कि उन्हें इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का नेतृत्व करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। आपको आपके जीवन के इस सफर की ढेरों बधाई और आने वाले जिंदगी के सफर की हार्दिक शुभकामनाएं। योगस्थ कुरु कर्माणि, यह आदर्श वाक्य है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब मैं यही जानना चाहूंगा, इस मोटो को हम सभी कैसे समझें? योगस्थ कुरु कर्माणि का मतलब अगर हम एक सिंपल तरह से समझने का प्रयत्न करें तो बिना विचलित हुए, स्टेडफास्ट रहते हुए, बिना घबराए हुए अपने कर्मों का करना। तो मेरा यही मानना है कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां हों, अगर आप उनसे विचलित नहीं होते और बिना घबराए हुए उन चुनौतियों का सामना करें तो आप अवश्य ही सफल होते हैं और बहुत सारी कठिनाइयां आपकी दूर हो जाती हैं। जी, आप जब अपने जिंदगी के सफर को देखते हैं, आज आप जिस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो कैसे महसूस करते हैं कि यहीं आपने कुछ वर्षों पहले पढ़ाई की, स्टूडेंट है आप? मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे उसी विश्वविद्यालय में कुलपति बनने का अवसर मिला जिसमें मैंने खुद पढ़ाई करी। उसी शहर से बिलोंग भी करता हूँ। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि आप जिस शहर के रहने वाले हैं, तो मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य का, मेरे लिए इस तरह का मिलना मैं समझता हूँ कि बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और इसके लिए मैं अपने हरियाणा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आपकी पैदाइश तो हिमाचल की है। हाँ जी, मेरा जन्म जो है, जो आजकल सोलन जिसको बोलते हैं जी। तो सोलन में एक छोटा सा कस्बा है जाबली। अच्छा। तो वहाँ का मेरा जन्म है। मेरे पिताजी उस समय वहाँ रेलवेज़ में उनकी पोस्टिंग थी और जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुई तो उसमें हम साथ में रहे, पंजाब में रहे कुछ समय। और मेरी स्कूलिंग मोस्टली पानीपत से है। अच्छा। हरियाणा से ही है। और ग्रेजुएशन मैंने कुरुक्षेत्र से, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र से किया। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से है और पीएचडी मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से की। और मेरे एक गाइड जो है वो जो प्रेजेंट आईआईटी रुड़की है, वहाँ से रहे हैं। तो बचपन की क्या यादें हैं? पिताजी, जैसा आपने कहा, रेलवे स्टेशन मास्टर थे। परिवार में पहले कोई इंजीनियर तो था नहीं, तो बचपन से ही क्या इंजीनियर बनने का सपना था? क्या आप बहुत अच्छे विद्यार्थी थे स्कूल में? पढ़ने लिखने में ठीक था, और मगर ऐसा कुछ नहीं था कि बचपन से मैंने इंजीनियर ही बनना है। लाइफ में जैसे जैसे
इवेंट्स आते गए उनको हम एक्सेप्ट करते रहे। और परिवार मेरा बहुत बड़ा परिवार था, मैं 8 भाई बहन हमारे परिवार में थे। अच्छा। माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया हमारे को ब्रिंगिंग अप के अंदर। जब हम 10वीं के अंदर आए, 11वीं में आए, तो उस समय एक लाइन निश्चित हुई कि आगे हमारे पास एक इंजीनियरिंग वाली लाइन है और इसमें आप जा सकते हैं। और पिताजी आपको पढ़ाने में मदद करते थे, अनोखा तरीका था उनका हाँ, पढ़ाने का। मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब हम छोटे थे तो मुझे लगता है कि शायद 5वीं 6वीं तक पिताजी हमारे को मैथ्स पढ़ाने का एक उनका बड़ा एक यूनिक वे हुआ करता था कि शुरू में मेरे ख्याल में 2वीं 3वीं में जब ये हम जोड़ करना या जमा करना सीखते हैं तो वो घर में जो सब्जियां होती थी, प्याज 4 इकट्ठे कर लिए, 4 आलू ले लिए और उनको मिक्स करके बताते थे कि 4 ये हो गए और 5 इसमें अगर आप मिला देते हैं तो कितने हो जाएंगे। तो एक काउंटिंग बाय एग्जाम्पल उन्होंने हमारे को सिखाया। इसी तरह से मेरे को याद है कि इंग्लिश में जो टेंस रहते हैं, अच्छा। पैसिव वाइज और एक्टिव वाइज हम पढ़ते हैं, टेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है हाँ जी। आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग के अंदर। हाँ जी। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक टेबल बना के दी थी जिसमें सारे के सारे टेंस, अच्छा। उसका उन्होंने बना के दिया और उनको हमने पढ़ा और मुझे लगता है कि आज तक मैं उसके प्रयोग को भूला नहीं। तो जब आरईसी में आपने दाखिला लिया कुरुक्षेत्र में, आपने चयन कैसे किया कि सिविल इंजीनियर बनना है? उस टाइम सिविल इंजीनियरिंग यूज्ड टू बी अमंग द टॉप मोस्ट ब्रांचेस। तो उस समय कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी। सिविल इंजीनियरिंग हमारी ओल्डेस्ट स्पेशलाइजेशन है इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो एक बड़ा नेचुरल सा वो था कि हमने सिविल इंजीनियर बनना है। अपने आसपास भी हम जितने इंजीनियर्स देखते थे और जो बड़े वेल एस्टेब्लिश थे उनमें से मोस्टली सिविल इंजीनियर्स थे। तो एक बड़ा अच्छा लगता था। और सिविल इंजीनियरिंग की एक खास बात और भी है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं वो हमारे को दिखाई भी देता है। तो जैसे क्या, सड़क निर्माण, हाँ जी, ब्रिजेस? सड़क निर्माण है, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ सिविल इंजीनियरिंग में कवर होती है। और बाद में मैंने अपना स्पेशलाइजेशन भी इसमें सड़क निर्माण के अंदर ही किया है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है। ये थोड़ा और बताइए स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आगे चल के जब आपने ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता की, आपने इसमें एक एमटेक कोर्स भी शुरू करवाया। हाँ जी, हमारा जो मैंने टीचिंग की शुरुआत भी अपने उसी संस्थान से करी जहाँ मैं पढ़ा, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र से। तो 1987 में मैंने वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर, आजकल बोलते हैं, उस टाइम लेक्चरर बोलते थे, तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी। और उस टाइम एक बीटेक प्रोग्राम हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में था और कुछ एक एमटेक प्रोग्राम से, मगर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर एमटेक प्रोग्राम नहीं था। तो हमने 2005 के अंदर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की शुरुआत करी। और मुझे ध्यान है कि उस समय देश के केवल कुछ एक चंद संस्थानों के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हुआ करती थी। सभी आईआईटीज़ के अंदर भी नहीं थी। और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हमने विशेष रूप से इस तरह की शुरू करी कि हम पूरे देश के अंदर प्रथम थे वो करने वाले। पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, टॉप रैंक लेते थे, लेकिन साथ ही साथ अन्य गतिविधियों में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप सक्रिय भूमिका निभाते थे। हाँ जी, बिल्कुल। मैं पढ़ने लिखने में अच्छा था स्कूल से ही, और स्कूल के समय से ही मेरे को जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनके अंदर पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था, जिसमें से एक बैडमिंटन मेरा बहुत ही प्रिय खेल रहा है। अच्छा। एनसीसी का भी मैं कैडेट रहा हूँ स्कूल के अंदर भी। और कई साल नेशनल कैडेट कोर? कई साल मैंने 3 साल जूनियर डिवीज़न एनसीसी में रहा और उसके बाद कॉलेज के अंदर भी 3 साल सीनियर डिवीज़न के अंदर में रहा। परमात्मा की इच्छा रही होगी कि जब मैंने टीचिंग प्रोफेसर को ज्वाइन किया तो उसके अंदर भी मेरे को एनसीसी ऑफिसर का इंचार्ज बनाया गया। अच्छा। और मैंने प्रॉपर उसमें कमीशन लिया और जिस टाइम मैंने एनसीसी छोड़ी तो आई वॉज हैविंग कमीशन रैंक ऑफ कैप्टन। जिस टाइम मैंने छोड़ा, हाँ जी, तो लगभग मैंने एज टीचर भी उसमें एज एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर 14-15 साल मैंने उसमें अपनी सेवाएं दी। और यही कारण है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उन दिनों आप बेस्ट शूटर भी थे। हाँ जी, एनसीसी में हमारी 10 हरियाणा बटालियन थी उस समय, और उस बटालियन का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आई वॉज द बेस्ट शूटर। तो जब फिर आपने डिग्री हासिल कर ली और करियर बनाने की बात आई, आपके पास विकल्प तो कई थे, उनमें से एक दूरदर्शन भी था, तो हाँ टीचिंग में कैसे गए फिर आप? मेरे पास उस समय कई विकल्प थे। मैंने एक सबसे पहले तो मेरा आर्मी के अंदर सिलेक्शन हुआ था, मैं आपको बताऊं 1985 में। आई वॉज द ओनली वन फ्रॉम माई बैच हु वाज सिलेक्टेड इन आर्मी थ्रू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, और 48 कैंडिडेट्स से उसमें एसएसबी में, तो आई वॉज द ओनली वन हु वाज पिक्ड अप। अच्छा। मेरे पिताजी ने भी मेरे को अलाउ किया था, आप चले जाइए। उस टाइम एक मेरे पास अल्टरनेटिव था कि मैंने गेट क्वालिफाई किया था और एमटेक के अंदर मेरे को एक मौका मिल रहा था अध्ययन करने का। तो समहाउ क्योंकि मेरी बैकग्राउंड आर्मी की नहीं थी
तो शायद मेरे को ठीक ढंग से उस टाइम इनपुट नहीं मिला, तो मैंने उस टाइम एमटेक ज्वाइन किया। और उसके बाद इंजीनियरिंग सबसे एग्जामिनेशंस के थ्रू मैंने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में मुझे मौका मिला, और ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन में भी मौका मिला। इनफैक्ट मैं फर्स्ट टाइम इस मंडी हाउस में उस अपनी जॉब के लिए ही आया था। अच्छा, हाँ जी। और उसके बाद आज आए हैं। उसके बाद मैं आ गया हूँ। चलिए, वेलकम। तो फिर टीचिंग में जब आ गए, और पंजाब यूनिवर्सिटी से शायद आपने शुरू किया अपना सिलसिला पढ़ाने मैंने हाँ जी, मैंने एमटेक अपना चूंकि वहीं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से किया, तो वहीं पर मैंने इनिशियल टीचिंग वहीं ज्वाइन करी थी। तो पिताजी का तो आपने पढ़ाने का तरीका बताया था कि कैसे प्रैक्टिकली सिखाते थे गणित या टेंस। हाँ जी। आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है? देखिए, पढ़ाने के तरीके में सबसे पहला ये रहता है कि आप अपने विद्यार्थियों में उस टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट किस तरह से पैदा करते हैं। जरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फील्ड है, ठीक है। तो ट्रैफिक के बारे में मुझे टीच करना है, तो कहीं ना कहीं हम एक्सीडेंट से शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों को ये पूछ के कि भाई आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, तो एकदम से उनका इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पूरे देश की एक समस्या है। तो एक बार इंटरेस्ट जनरेट हो जाए तो फिर आप अपने टॉपिक पे शिफ्ट करते हुए उनको टीच कर सकते हैं। और बीच में इंटरेक्टिव आप उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते रहिए बीच बीच में, ताकि वो बीच में बोर नहीं फील करें, क्योंकि उसमें लगभग 1 घंटे का आपका लेक्चर रहता है। तो 1 घंटे में बहुत जरूरी है कि आप उनसे इंटरेक्शन करें। तो टीचिंग में फिर आगे पढ़ाकर आप NIT कुरुक्षेत्र भी गए, वहाँ का अनुभव कैसा रहा? NIT कुरुक्षेत्र, जैसा कि हम सब जो जानते हैं कि हमारा एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, और बहुत अच्छा मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। टीचिंग के अंदर रहते हुए हमने वहाँ पे टीचिंग करी है, रिसर्च करी है, कंसल्टेंसी करी है, और इसके साथ साथ बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स भी करी हैं। अच्छा। तो आपको इन सभी विषयों के अंदर आपको आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारी पार्टिसिपेशन रही। मैंने आपको बताया कि NCC ऑफिसर रहा। इस तरह वहाँ पे जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, अच्छा। उसके अंदर भी मैंने लगभग 6 साल तक, हमारा एक बहुत अच्छा इवेंट रहता है कॉन्फ्रेंस के नाम से। अच्छा। तो 6 साल तक मैं उसका ऑर्गेनाइजर्स भी रहा हूँ। नेशनल लेवल का हमारा एक कल्चरल इवेंट रहता है। अच्छा। तो अब जिंदगी के सफर में ये सारे अनुभवों के साथ फिर जब आप कुलपति बने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, और आपका 3 साल का आपका टेन्योर, जिसमें से अब 1 साल हो गया, तो आपका क्या विजन था कि मैं कैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो एक लेगेसी चलती आई है इसको और आगे ले जाऊं? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमारा हरियाणा का बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। NAC द्वारा इसको A+ ग्रेड की मान्यता प्राप्त है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस A+ ग्रेड से और आगे बढ़कर इसको एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस तक लेके जाएं, और वर्ल्ड रैंकिंग पे भी इसको मान्यता मिले, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास इस समय 10 फैकल्टीज़ हैं, जिसके तहत हमारे पास 49 विभाग हैं, और लगभग 290 के करीब हमारे पास कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, जिसके अंदर लगभग 2 लाख विद्यार्थी इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही हमारे पास 15,000 के करीब विद्यार्थी हैं। अच्छा। तो हम इसको और भी बेहतर ऊंचाइयों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जिसमें शिक्षण और शोध और हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जो खेल, हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी में एक्सेल करते हुए और बेहतरी की तरफ जाना, ऐसा हमारा प्रयास है। तो जैसा आपने कहा, इतने हजारों विद्यार्थी ये देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, क्या विदेशी विद्यार्थी भी भारी संख्या में पढ़ने आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास देश के कोने कोने से विद्यार्थी आते हैं। हमारे एडमिशन प्रोसेस के अंदर ही उनके लिए कुछ एक सीट्स रिजर्व्ड हैं, और इसी तरह लगभग हमारे पास 10 से 15 देशों के, इस समय भी 200 के करीब हमारे छात्र जो हैं वो जो दूसरे देश हैं उनसे विद्यार्थी आए हुए हैं। इसमें अफ़गानिस्तान भी है, और हमारी जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें बांग्लादेश है, नेपाल है, और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं। अच्छा। जिससे विद्यार्थी आते हैं, उससे सूडान तक के विद्यार्थी हमारे पास हैं। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 डाइवर्सिटी पे बल देती है, उसका एक तरह से पालन हो रहा है, और कैसे हाँ शिक्षा नीति का अनुपालन करते हैं? पूरी तरह से उसकी पालना हो रही है, और हम चाह रहे हैं कि डाइवर्सिटी को और भी बढ़ाएं इसमें हम। तो उसमें जो बाहर के विद्यार्थी हैं जो हमारे पास आते हैं, उनके लिए हमने कुछ एक विशेष सुविधाएं भी दी हैं, ताकि हमारे पास वो आकर बेहतर फील करें, और जो एक प्रचार रहता है फ्रॉम द वर्ड ऑफ माउथ, वो भी बाहर जाए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पास अपने आप को एडमिशन के लिए आगे आएँ। हमारे पास एक जो हॉस्टल है, वो स्पेशली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग से हॉस्टल बना हुआ है, जिसके अंदर
सुविधाएं हमारे जो बाकी हॉस्टल्स के कंपैरिजन में थोड़ी बेहतर सुविधाएं भी हैं। और लोकप्रिय कोर्सेज कौन से हैं जहां कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए जरूर सोचे विद्यार्थी? हमारे पास लगभग 49 डिपार्टमेंट्स के अंदर 171 एकेडमिक प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं अच्छा, और बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें से बहुत लोकप्रिय हैं। और ये अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट? अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी को मिला के मैं बता रहा हूँ। इसमें हमारे पास एक तो हमारे जो फाइन आर्ट्स के जो कार्यक्रम हैं, इसमें जो प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हमारे पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स है। इसी तरह से हमारे पास मास्टर ऑफ साइकोलॉजी है। अच्छा, ये बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है, हमारे जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स। इसी तरह से हमारे पास साइंसेज के अंदर एमएससी केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, एमएससी फिजिक्स बहुत अच्छा है। लाइफ साइंसेज में हमारे पास बॉटनी है, जूलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब आप ये देखेंगे कि जितने भी हम सोच सकते हैं एकेडमिक प्रोग्राम सारे हैं और बहुत रश रहता है स्टूडेंट्स का वहाँ पे तो एडमिशन रश के लिए। सिर्फ कैंपस में आने का या फिर डिस्टेंस के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण कर हाँ, सकते हमारे पास लगभग 40 से ज़्यादा एकेडमिक प्रोग्राम्स हम डिस्टेंस के माध्यम से भी चला रहे हैं। और डिस्टेंस के माध्यम से हमारा एक LLM वाला प्रोग्राम है, लॉ के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएशन रहती है, वो शायद पूरे देश में 1 या 2 विश्वविद्यालय हैं जो कि डिस्टेंस के माध्यम से कराते हैं। और हमारे इस टाइम जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उसके अंदर बहुत सारे जजेस वो हमारी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं। मुझे ये बताते रहे बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है। और डिस्टिंग्विश एलुमनी में मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा जगजीत सिंह साहब का और भी ऐसी महान विभूतियों का जो कला और संस्कृति से जुड़े हैं। और दर्शकों को ये जान के हर्ष होगा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परिसर में एक नहीं 2 संग्रहालय भी हैं। हाँ जी, हमारे पास 2 संग्रहालय हैं, एक धरोहर के नाम से है और एक हमारा 1857 जंग आज़ादी संग्रहालय के नाम से है। और धरोहर के बारे में मैं खासकर आपको बताऊं तो जितनी भी हमारी जो हरियाणा की संस्कृति से जुड़ी हुई विधाएं हैं, जो हमारी लुप्त होती जा रही है विधाएं हैं, उनको हमारे युवाओं तक पहुंचाने का धरोहर एक बहुत ही शानदार प्रयास है। खेती बाड़ी करने के औजार अच्छा, आपने देखे होंगे कभी या हाँ जी। कभी पिक्चर्स में देखा होगा, जो हल हुआ करता और जो बैल हैं, हाँ जी, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते थे। हम तो सिर्फ एक हल देखते हैं, इस तरह के कम से कम 50 तरह के हल आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से जब हम टिलिंग करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स उसके अंदर हैं। सिर्फ एक एग्रीकल्चर नहीं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स के यानी पूरी कोई- ग्रामीण लाइफ को दर्शाया यानी गया। कोई ये जानना चाहे कि हरियाणा में जीविका के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, हाँ तो जी। सुनार हो, लोहार हो, जुलाहा हो, सबके वहाँ पे कलेक्शंस हैं। एक पूरा सेक्शन हमने जो डिपिक्शन किया हुआ है वो सिर्फ ग्रामीण लाइफ के ऊपर है, जिसमें से सुनार है, लोहार है, कुम्हार है। और किस तरह से वो आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि हम लोग नाइफ्स जो यूज़ करते हैं उनको तेज करने के लिए जो औजार हुआ करते, और जो बैंगल्स लेडीज़ डालती हैं, इस तरह का पूरा एक डिपिक्शन हमारा ग्रामीण लाइफ के ऊपर है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी अगर कुरुक्षेत्र आएँ तो एक बार धरोहर जरूर विजिट करें। I can assure this is one of the best museums that you will find, you might have seen ever in your life. आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर सचदेवा कि ये जो धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में है, इसमें कोई भी जन आ सकता है? कोई भी दर्शक जो आना चाहे वो मोस्ट वेलकम है और बहुत ही नॉमिनल इसकी टिकट है। कुरुक्षेत्र अपने आप में एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है। ब्रह्म सरोवर है वहाँ पर, जी, बहुत ही सुंदर 2-3 टेम्पल्स हैं वहाँ पर। एक साइंस म्यूजियम है, एक कृष्णा म्यूजियम है, कल्पना चावला के नाम से एक प्लानिटेरियम है वहाँ पर, जो एक मनोरम स्थल आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर इतनी सारी इकट्ठी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो डॉक्टर सचदेवा, किसी भी विद्यार्थी जीवन में वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष विश्वविद्यालय में बिताता है। आपको क्यों लगता है कि विद्यार्थी कोई भी कोर्स भले करे, कला और संस्कृति से जब वो जुड़ता है तो उसके किस तरह का सर्वांगीण विकास होता है? देखिए, अभी हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आई है, ये एक सर्वांगीण विकास की बात करती है। अल्टीमेट उद्देश्य हमारा जो एम है नई शिक्षा नीति का, वो भी एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बनाना या सर्वांगीण विकास हो हमारे छात्रों का, ये सुनिश्चित करना है। उसमें एक होलिस्टिक एजुकेशन की बात है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात है। तो जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करें तो जब हम कहते थे कि ये हमारे भगवान जो है वो 16 कला संपन्न थे, तो डिफरेंट कलाओं के अंदर जब आपकी कहीं ना कहीं कुछ एक्सपर्टीज़ आप डेवलप करते हैं, तभी आपका सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगर मैंने इंजीनियरिंग करी है और मुझे ह्यूमैनिटीज़ के बारे में नहीं पता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप एक अपने आप को एक अच्छी तरह से इंजीनियर बना पा रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी वो हमारी जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट क्षेत्र हैं,
उसके अंदर वो अच्छी तरह से परफॉर्म करें अपनी आने वाली लाइफ में, तो एक सर्वांगीण विकास होना बहुत ही आवश्यक है। और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अब जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बना रहा है, तो हमने देखा है कि जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की बात होती है। एंटरप्रेन्योरशिप पे आपका विश्वविद्यालय कैसे बल दे रहा है? देखिए, आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी है, और इसके बारे में मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि हमारे को रोज़गार की जो वास्तविक स्थिति है उसको समझना चाहिए। मात्र 2% के करीब हमारा रोज़गार सरकारी नौकरियों से आता है, 5% के करीब कॉरपोरेट सेक्टर से आता है, बाकी सारे का सारा स्वरोजगार से आता है। और स्वरोजगार आपका आता है एंटरप्रेन्योरशिप से। अपने युवाओं के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो यही आह्वान करते हैं कि आप लोग स्वरोजगारी बने। तो स्वरोजगारी बनना कैसे है, उसके लिए हम उनको जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में उनके ऊपर उनकी स्किल ट्रेनिंग भी कराते हैं, किस तरह से हमने बैंकों से लोन लेना है, किस तरह से हमारी जो सरकार के बहुत सारे इस तरह की जो स्कीम्स हैं जिसके अंदर 90% तक सब्सिडी अवेलेबल है, तो इस सब की जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि जब आप एंटरप्रेन्योर बन के अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो आप पूरी लाइफ में जितना भी आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जैसे आपने 20 साल में अपनी कंपनी एक खोली और आप उसको एक 500 करोड़ रुपए की कंपनी बनाकर जब आप छोड़ते हो तो ये पूरा एक्सपीरियंस और पूरा बेनिफिट आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हो, जो कि नौकरी के अंदर कभी नहीं है। मैं आज वाइस चांसलर हूँ, मैं ये बेनिफिट अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर सकता, बट ये व्यवसाय के मामले में बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरा ये आग्रह रहेगा सभी युवाओं से, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, कि वो इस विषय पे जरूर चिंतन करें। और अगर नौकरी मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, परंतु नौकरी के पीछे भागकर अपना समय जो है वेस्ट नहीं करें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जहाँ पर उन्होंने एक 17, 18, 19 साल की उम्र के अंदर एक स्टार्टअप लगाया और बहुत जल्दी 30,000, 40,000 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी कर दी। जी, तो ये जानकर बहुत हर्ष हुआ कि विश्वविद्यालय एंटरप्राइज स्पिरिट पर बल देता है। बच्चों का आपने जिक्र किया, तो आपके दोनों बेटे भी इंजीनियर ही बन रहे हैं? हाँ जी, मेरे 2 बेटे हैं और बड़े वाले बेटे ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, उसने NIT कुरुक्षेत्र से, और पिछले 1 साल से वो जॉब कर रहा है। उसका भी सपना है कि उसने अल्टीमेटली एक स्टार्टअप लगाना है। अच्छा। हाँ जी। और छोटे वाला बेटा अभी उसने IIT JEE एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसने, अच्छा रैंक है उसका, तो होपफुली ही विल बी गेटिंग इनटू सम गुड IIT। पर 80 के दशक में पिताजी के पास तो ऑप्शन थे, या तो सिविल या जैसे इलेक्ट्रिकल। मौजूदा दौर में नई संभावनाएं कौन सी हैं इंजीनियरिंग में? मौजूदा दौर में जो ट्रेंड आजकल चल रहा है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT सेक्टर का, परंतु इसके साथ साथ भी जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं सारे, अच्छा, तो आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप और बढ़ने वाला है। इसी तरह सिविल के अंदर भी आजकल सारा सॉफ्टवेयर मिक्स हो रहा है, अच्छा, सारा ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो कोई भी आप स्पेशलाइजेशन में जाएं, तो मेरा तो यही कहना है कि आप उसको एक योगस्थ गुरु करवाने वाली बात है कि आप एक स्थिर चित्त रखते हुए आप उसके अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ लगाएं। जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जब आप अपना एक बेस्ट प्रयास करते हैं तो फल आपको बहुत अच्छा मिलता है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। पर परिवार का सहयोग कैसे देखते हैं? आपकी मिसेज भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ही पढ़ी हैं। मेरी मिसेज भी लकीली कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना डॉक्टरेट किया है बॉटनी के अंदर, और वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है अपने समय में। लगभग 10 वर्ष के करीब उन्होंने अध्यापन भी किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अंदर। बतौर कुलपति आगे आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? और मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को रत्नावली महोत्सव के बारे में बताइए, क्योंकि 1985 से लगभग हर साल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मेज़बानी करता है रत्नावली महोत्सव की। रत्नावली कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का एक बहुत ही प्रतिष्ठित हमारा फेस्टिवल है, और ये हमारा रत्नावली जो है, इसकी विशेष बात यह है कि हमारी जो हरियाणा की संस्कृति है और उस संस्कृति से जुड़ी जो विभिन्न विधाएं हैं जो कि लुप्त होने के कगार तक थी, उसको रिवाइव करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आजकल हम हरियाणा ऑर्केस्ट्रा की बात सुनते हैं, हाँ जी, और ब्याह शादी में आप जाएं तो हरियाणा ऑर्केस्ट्रा के बिना आपकी बात बनती नहीं है। तो उसकी भी देन कहीं ना कहीं इस रत्नावली से ही निकली हुई है। तो जैसे कौन से वाद्य यंत्र आप कहेंगे जो शायद लुप्त होने के कगार पर थे और रत्नावली महोत्सव के चलते उन्हें रिवाइव किया गया? एक चिमटा चिमटा है, और गढ़वा है, खड़ताल है, इस तरह के जो हमारे वाद्य यंत्र थे, बांसुरी है, बीना है, और तुम्बा बोलते हैं जिसको,
नगाड़ा है, ये इस तरह के वाद्य यंत्र थे जो कि इनका प्रयोग, जैसे हमारी ये दूसरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई तो उसकी वजह से इनका काफ़ी कम हो गया था। तो रत्नावली में हमारे कलाकारों ने इन्हीं वाद्य यंत्रों को यूज़ करके हरियाणा का ऑर्केस्ट्रा बनाया है, और वो ऑर्केस्ट्रा इतना पॉपुलर हुआ कि आजकल उसी ऑर्केस्ट्रा को पुराने वाद्य यंत्रों को और फ्यूज़न करके नए वाद्य यंत्रों के साथ मिलकर भी बहुत अच्छा प्रयोग किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जैसे लूर नृत्य है, रसिया नृत्य, इनको जब रिवाइव करते हैं तो फिर युवाओं में एक रुचि बनती है पढ़ाई के साथ साथ। आजकल युवाओं का भी ट्रेंड जो है वो हमारी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, उनकी तरफ उनका रुझान पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से उनका रुझान बढ़ा है। हमारे युवा भी चाहते हैं कि हमारी जो अपनी जड़ें हैं उनको हम जानें, और बड़ा वो गौरवान्वित भी अनुभव करते हैं जब उनको बताया जाता है। तो ये जितने भी इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं, अभी लूर नृत्य की बात करें तो हमारे माननीय राज्यपाल दत्तात्रेय जी ने अभी हमारी एक इस पे पुस्तिका थी, उसका भी उन्होंने विमोचन किया है कि इसको हम रिवाइव करने के प्रयत्न कर रहे हैं रत्नावली के थ्रू। तो चलते चलते अपने ज़िंदगी के सफ़र के अनुभव पर आप युवा विद्यार्थियों को क्या कहेंगे जो कई बार अपने करियर को लेकर चिंता हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, और मेंटल हेल्थ का भी एक इशू सामने आता है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है, और जहाँ का हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसको सब लोग मानते भी हैं, और उसी ग्रंथ में से जो बहुत पॉपुलर श्लोक है, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप जो भी करें अपना प्रयास ये समझ के करें कि कर्म करने पे मेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं है। तो हमारे को जितने भी इस तरह की प्रॉब्लम है कि डिप्रेशन हो गया, सफलता नहीं मिली तो आप परेशान हो गए, आप इसकी अगर चिंता नहीं करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सभी समस्याएं अपने आप से दूर हो जाती हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि भी इसी चीज़ को ही कहता है कि आप बिना विचलित हुए अपने कर्म करें, तो आप देखेंगे कि आपकी ये समस्याएं सिर्फ आपके करियर के अंदर ही नहीं, आपके अपने परिवार के अंदर भी सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, क्योंकि आप कर्म करने के बाद अपेक्षा नहीं रख रहे हैं। और अगर हम इन अपेक्षाओं को कंट्रोल कर लें तो आप ये देखेंगे कि समस्याओं को आप बिल्कुल उसकी जड़ को ही मिटा सकते हैं। जी बिल्कुल, गीता का भी यही उपदेश है कि कर्म पर बल दें, और आपका जीवन एक प्रेरणा है हम सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी लोगों के लिए। आज कार्यक्रम में आके अपने ज़िंदगी के सफ़र को साझा करने के लिए प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन का भी मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, और आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए, मेरे युवाओं से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।